जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सीसैट से रिलेटेड वीडियो वाली जो सीरीज चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ये इसका 8वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, उसको आप देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, पीवाईक्यू भी करवाए हैं, तो दोनों चीज़ें मैंने करवाई हैं इसमें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। इसको लास्ट तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जो टॉपिक जितने टॉपिक मैंने क्लियर किए इसमें बताए हैं वीडियोज़ में, उन सभी टॉपिक्स से जो है ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, उसके बाद आपका सीसेट वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए देखिए, आज मैं इस वीडियो में जनरल हिंदी से रिलेटेड जो ये टॉपिक है संधि और समास, यहाँ से एक एक दो दो प्रश्न जरूर आते हैं। एक प्रश्न आपका संधि से रहेगा, क दो भी हो सकता है, और एक प्रश्न आपका समास से भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चीज़ें आप रट सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ आपको समझ के ही आपको नंबर दिला सकता है। समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, इसके पीछे की जो अवधारणा है उसको समझिए आप। ठीक है, तो आज मैं उसी को समझाऊंगा। पहला जो पार्ट है ये संधि वाला जो पार्ट है यही मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें मैं समास का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि इससे एक एक प्रश्न आता है। अगर आपने गलत कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसमें जनरल हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है वो चीज़ें मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ। वैसे पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बता देता हूँ। ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखिए, वर्णमाला और विराम चिन्ह ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। मैंने पहले या दूसरे वीडियो में शायद मैंने ये बताया हुआ है। वर्णमाला करके 2 वीडियो मैंने उसमें डाले हैं, तो वो चीज़ देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर शब्द रचना, वाक्य रचना, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। शब्द रूप भी, संधि और समास मैं आपको भी करवा दूंगा। ठीक है, क्रियाएं, क्रिया से भी पूछता है। अनेकार्थी शब्द आपको, मतलब ये सब चीज़ें तो खैर कॉन्सेप्ट वाली नहीं है। जो अनेकार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक दो बार पढ़ेंगे चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची भी आपको रटनी ही पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी आपको एक दो बार उलट पलट कर देखना ही पड़ेगा। और इतना हार्ड नहीं आता है कि आप ना कर पाएँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आता है, जो कि आप सुने सुने हुए आपके मतलब ऐसे ही होंगे। ठीक है, मतलब बहुत ऐसा कोई नहीं पूछ लेगा जो आपने सुना ही नहीं हो। वो सुनी सुनाई ही होंगी आपको कहीं ना कहीं। तत्सम तद्भव भी आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, देश विदेशी, वर्तनी आता है। वर्तनी में वाक्य शुद्धि भी रहती है, प्लस आपका शब्द से भी रिलेटेड रहता है। अर्थबोध बोध आता है, उसमें पूछता है, शब्द दे देगा और आपसे उसका अर्थ पूछ लेगा। हिंदी भाषा के प्रयोग में होने आने वाली जो अशुद्धियाँ हैं वही अशुद्धि बताया मैंने। फिर उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियाँ हैं, बोलियों से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो बोलियों से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, वो चीज़ आप समझ के कर ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये आगे इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा संधि वाला। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, ये प्रश्न मैंने लिए हैं इसमें। ठीक है, 3-4 प्रश्न जो ये PYQs में आए हुए हैं उसको मैंने यहाँ पर लिया है। ये मैं आपसे जब वो समझा लूँगा संधि वाला पार्ट, तब मैं आपको डिस्कस करूँगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा कैसे। ठीक है, देखिए जैसे कि संधि क्या होती है पहले तो जान लीजिए। संधि क्या है कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब ये होता है कि जो परिवर्तन, विकार आदमी बोलता है विकार आ गया। विकार आ गया का मतलब गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए इसको। आप गलत सेंस में, जैसे आप किसी को बोलते हैं कि यह विकारी विकारी हो गया, ये विकार मतलब उसके अंदर कुछ खराबी आ गई, ऐसा नहीं होता है। विकार का मतलब होता है कि कुछ परिवर्तन हो गया हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि विकार का मतलब होता है कि रियल जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है विकार। ठीक है, तो विकार का मतलब होता है कि कुछ उसमें बदलाव आया, कुछ परिवर्तन उत्पन्न हुआ, तो वही यहाँ चीज़ पे लिखा हुआ है, तो उसे संधि कहते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वर्णों के मेल से संधि होती है। यानी कि संधि में वर्णों का काम होता है। किसका काम होता है? वर्णों का। यानी कि एक वर्ण इधर होगा, कोई भी वर्ण होगा इधर, प्लस इधर एक कोई वर्ण होगा, है ना। तो इनका जो मेल होगा उसके वजह से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? आपका संधि कहलाएगी, संधि हो जाएगी वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हों, जैसे विद्याधन आलय, तो ये विद्या का ये आ यहाँ पे और ये बड़ा आ इधर, ये दोनों मिलके बड़ा आ बना दिया, तो ये हो गया विद्यालय। जैसे नर धन इंद्र, तो नरेंद्र, यानी कि आ प्लस ई मिलके ए बना दिया। सरह धन जा मिलके सरोज बन गया। तो ये क्यों बना, कैसे बना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये विसर्ग संधि है, जहाँ पे ये विसर्ग आपको जहाँ पे दिखेगा वो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक,
तो ये याद रखिएगा, संधि आप पता चल गया ये, ठीक। एक प्रश्न कभी कभी ऐसे भी बन जाता है संधियों के प्रकार से, ठीक है। तो संधियों के प्रकार में देखिए, संधियों के प्रकार में क्या है कि एक तो स्वर संधि है, यानी जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, मैंने वर्णमाला में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, स्वर व्यंजन ये सब मैंने बता रखा है आपको। तो 11 स्वर हैं, ठीक है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए, स्वर हो गए। और इन स्वरों में अंग आह भी आता है, मतलब आह भी वो आह तो खैर विसर्ग में आ जाता है, ठीक है। 11, ये 11 जो स्वर हैं उनके मिलने से, ठीक है, उनके आपस में मिलने से कुछ विकार उत्पन्न होता है, वो स्वर संधि कहलाती है। इसी को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच संधि। तो याद रखिएगा, इसको अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि जो व्यंजनों के मिलने से, यानी कि कोई व्यंजन होगा ऐसे करके इधर होगा और इधर कुछ होगा, वो उसके मिलने से होगा, तो इसको हल हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि। अगर कहीं ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि हल संधि किसे कहते हैं, हल संधि दूसरा किसका नाम है, तो व्यंजन संधि का। और अच शब्द, ये अच और हल कहाँ से आया, ये चीज़ मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अच का मतलब हुआ, अच का मतलब होता है ये जो अगर आपने महेश्वर सूत्र का नाम सुना होगा, महेश्वर सूत्र, जिससे कि स्वरों की जो इनके व्यंजनों की, मतलब इनके वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है ना, महेश्वर सूत्र पाणिनि द्वारा जो है ना। तो ये क्या है, जैसे आ ई उ री 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 क आई ओ आई ओच ऐसे करके है, मुझे भी पूरा याद नहीं है, लेकिन ये है कि महेश्वर सूत्र याद रखिए आप। उसमें जो पहला जो एक भाग बनता है वो आ ई उ डी का बनता है, ठीक है, आ ई उ डी, ड़ा का, आ ई उ ड़ा। फिर दूसरा जो बनता है री ली का, ठीक है, फिर ए ओ ई ऐसे करके। तो ये सब ये प्रत्याहार कहे जाते हैं, यानी कि ये शब्द कहे जाते हैं ये सब, ठीक है। तो अक प्रत्याहार क्या होता है, देखिए ये प्रत्याहार समझिए, क्योंकि आगे जो संधियों को मैं बताऊंगा ना, तो उसमें ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार का मतलब हुआ कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री और ये ली इतने आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। और इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार क्या है, इक प्रत्याहार में ई उ उ री, ठीक है, इक यानी कि ई से इधर ई और आ से इधर, ठीक है। एच प्रत्याहार में क्या आता है, ये जाने जाने रखिए ऐसे ही कि कौन कौन सा किस में आता है, ये ओ ए और औ। और अच में कौन सा आता है, अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये प्रत्याहार हो गए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये महेश्वर सूत्र के हिसाब से मैंने ये चीज़ें बताई आपको, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि संधि के प्रकार। संधि समझ लिया हमने कि भाई वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। हमने संधि पढ़ी कि संधि में स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि, यानी कि 3 संधियाँ हमें पढ़नी है बेसिकली, ठीक है। तो आज हम स्वर संधि शुरू करेंगे। स्वर संधियों के भी भेद होते हैं, इसमें भी पार्ट होते हैं कि कितने पार्ट किसके हैं, ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं स्वर संधियाँ। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं हम। स्वर संधियों का मतलब हुआ कि स्वर वर्णों से के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, यानी जो मैंने बताया था वो 11 जो बताए थे ना, 11 स्वर, आ ई उ री और इधर आपका ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये सब मिल करके इनके मिलने से जो संधि में जो शब्द में विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि बेसिकली कितने प्रकार की होती है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इनको याद कर लीजिए, जैसा क्रम है ना ऐसे याद रखिए, तो सब चीज़ें समझने में आपको बहुत आसानी होगी। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ठीक, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ऐसे करके याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए, दीर्घ संधि हम समझते हैं। इसके पहले मैंने अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार और अच प्रत्याहार क्यों बताया था, वो इसीलिए कि ये आपको ये याद रहेगा। क्या, ये जो ट्रिक है, ट्रिक इन द सेंस क्या है, मतलब अकह सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार का, अक प्रत्याहार में मैंने क्या बताया था, अक प्रत्याहार में ई है ना, आ ई उ ये सब बताया था ना, री, ये सब इनका सेम, ये क्या बोल रहा है, अका सवर्णे, यानी कि ये वाले जो प्रत्याहार हैं इनका सेम वर्ण मिलेगा, ठीक है। मान लो आ मिल गया या बड़ा आ मिल गया, मतलब आ बोल दिया दैट मीन्स ये दोनों आ जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आ बोला जाए तो ये संधि और इसके परिप्रेक्ष्य में, तो आ का मतलब हुआ कि आ और बड़ा आ ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो अब इसमें अगर अक प्रत्याहार के
जो से वर्ण हैं, जो स्वर हैं, वही सेम स्वर अगर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होगी। जैसे नर धन अधम, तो क्या हो गया नराधम। नर, नर का मतलब क्या हुआ, नर यानी कि ना, यहाँ पे रा, रा में ये ऐसे और प्लस आ मिलके ये पूरा आ बनता है, ये रा बन गया ना। तो ये वाला जो आ है, न र आ रहा है ना वर्ड, और इधर अधम है ही है आ, तो ये क्या हो गया नराधम। इस तरीके से ये दीर्घ संधि हो गई। और बाकी देख लीजिए आप उदाहरण इसी तरीके से, हिम धन आलय, तो हम ये ही म में भी आ रहा है, और इधर आलय है तो हिमालय हो गया, है ना। इसी तरीके से ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से आगे देखिए, जैसे रवि धन इंद्र रवींद्र, है ना। कपि धन ईश कपीश, यानी कि अगर आ से छोटा आ से छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटा आ से बड़ा आ मिलेगा तो भी जो है आपका बड़ा आ हो जाएगा, छोटा आ से ये बड़ा आ से बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ ही होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अकह सवर्णी दीर्घ, इसीलिए ये वर्ड याद रखेंगे। ये जो ट्रिक है, ये सूत्र एक तरीके से कह सकते हैं, अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र ही है वो। तो अगर वो सूत्र याद रखेंगे तो आपको ये दीर्घ संधि और ये जो भी संधियाँ हैं वो समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि सेम वर्ण अगर आता है, अक प्रत्याहार का सेम शब्द आता है, वही वर्ण आता है, तो क्या होगा, उनके मिलने से वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। और वो दीर्घ हो जाएगा तो आपका क्या बनेगी, दीर्घ संधि, ठीक। ये वही देखिए उदाहरण सब लिखा हुआ, महाधन ईश महीधन ईश महीश, परिधन इच्छा परीक्षा, है ना। पितृधन ऋण पितृण, मातृधन री, तो ये मातृण हो गया, ठीक है। अब इसका एक और दीर्घ संधि में एक चीज़ ये याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, यदि शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और बड़ा और री, ये इनकी मात्रा दिखे आवे तो समझ लीजिए वो दीर्घ संधि है। जैसे पितृण, ठीक है, तो यहाँ पे ऋण दिख रहा है, री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ई बड़ी ई दिख रही है, परीक्षा दिख रही है ना। हाँ, तो अगर शब्दों के अंत में मध्य में कोई भी शब्द लिखा हुआ है, उसके मध्य में देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, अगर ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी बड़ा ऊ और ये री आ रहा है तो ये दीर्घ संधि होगी। तो ये महत्वपूर्ण है, बेसिकली इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये लाइन है, ये नोट्स, ठीक। चलिए, स्वर संधि में दीर्घ हो गया। दीर्घ के बाद आता है गुण। देखिए गुण का क्या सूत्र है, गुण का सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा का मतलब ये हुआ कि आ के साथ, मतलब ये जैसे ये अक प्रत्याहार है, उसके साथ जो गुण है मिलना, मतलब गुण मिलाना, यानी कि ये अक प्रत्याहार हो गया। कौन कौन से होते हैं अक प्रत्याहार में, मैंने पहले बताया था आपको, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सब, ठीक है। तो ये आद गुणा, इनके सब के ये पहले आ को स्थिर रखो, और इनके साथ जो बाकी स्वर हैं, आ के साथ ये जो बाकी स्वर आते हैं आ के बाद, इनको आप इनके एक एक करके इनको मिलाओ तो क्या बनेंगे। जैसे देखो, अगर आ के साथ ई मिलेगा, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो, आ के साथ ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। आ के साथ ई मिलेगा तो ए, आ के साथ ऊ मिला तो ओ, आ के साथ री मिला तो अर, ठीक। ये वर्ड याद रखिएगा, ये जो कार ये हो रहा है उसको याद रखिएगा। इसको जितना मैं बता रहा हूँ वही बस आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आ के साथ अगर ई मिला, कहीं कोई शब्द, जैसे ये नर धन इंद्र आया, यानी नर, तो यहाँ पे आ का उच्चारण आ रहा है, छोटा आ, प्लस इंद्र, इंद्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आ और ई मिला तो क्या हो गया, आ और ई मिला तो ए हो गया। तो यानी कि क्या, ये क्या बनेगा, नरेंद्र, ठीक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। और अगर ऊ मिल गया आ से तो क्या बनेगा, ओ, और री मिला तो अर हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अक प्रत्याहार के आदि, आदि मतलब प्रथम, आदि गुणा, उसके साथ आदि अक्षर में गुण संधि होती है। कहने का मतलब ये आदि मतलब प्रथम जो ये है, इसी के साथ अगर इनको सबको मिलाओगे तो इनको ये अलग अलग ये बन जाएंगे, ठीक। ये ई का ए, ऊ का ओ, री का आर, ठीक। ये क्या हो गया, गुण संधि। ये और भी उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जैसे ये नवधन उदय नवोदय, परधन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव महोत्सव। तो ये देखिए बदल रहा है ना, यहाँ पे आपने ई वाला यहाँ देखा है, ऊ का ओ हो रहा है कि नहीं हो रहा, नवोदय परोप महोत, है ना। फिर री का देखो यहाँ पे अर हो जा रहा है कि नहीं, देवर्षि महर्षि, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। इसका जो नोट है वो कैसे याद रखेंगे आप, ये नोट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शब्द, कोई शब्द है, उसके मध्य में ए, ओ या अर की मात्रा आवे, यानी कि ये वाली जो मात्रा लिखी है ये वाली, ठीक है, ए, ओ और अर की मात्रा आवे तो वो हो जाएगा आपका गुण संधि। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है कि पहले वाले में हमने देखा कि अगर शब्द के मध्य में
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आवे तो वो क्या हो जाता था आपका पहला दीर्घ संधि। लेकिन अगर वर्ण के बीच में यहाँ पे अगर ये शब्द के बीच में अगर ये वाले मात्राएं आए ए, ओ और अर तो क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। इसी तरीके से वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि रेच बोलते हैं इसको। वृद्धि रेच का मतलब होता है कि आ से अगर ए मिलेगा तो ऐ हो जाएगा, और ऐ मिलेगा तो भी ऐ हो जाएगा, ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा, औ मिलेगा तो भी औ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, वृद्धि रेच। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, आ और आ के बाद ये एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में मैंने बताया था ना क्या क्या आएगा एच प्रत्याहार में, ए, ओ, ऐ और औ, ये एच प्रत्याहार आएंगे। तो एच प्रत्याहार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वही चीज़ मैंने बताया। कैसे, जैसे ये देखो, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव। अब वृद्धि हो जा रही है ना, यहाँ पे आ आया और ए आया तो ये ऐ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक धन एक, एक एक, यानी कि आ यहाँ पे रहा और ए यहाँ पे तो ऐ हो गया। ऐसे जलाधन औषध जलौषध, नवधन ऐश्वर्य नवैश्वर्य, है ना। इस तरीके से इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान देखिए, यदि शब्द के मध्य में ए मतलब ऐ औ की मात्रा आवे तो वृद्धि संधि होगी। ठीक, तो ये जो नोट्स वाले पॉइंट हैं इनको जरूर याद रखिएगा। बहुत कुछ याद ना रखें तो भी अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये वाले शब्द जो नोट्स बता रहा हूँ इनको भी आप देखिएगा, इनको याद रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी संधि पहचानने में। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यण संधि देखिए। यण संधि कैसे, यण संधि में इको यणच जो इसका सूत्र है वो है इको यणच, यानी कि इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आवे। इक प्रत्याहार में मैंने क्या बताया था आपको, ई बताया था ना, ई उ री। इक प्रत्याहार में क्या बताया था, ई उ री। अगर इसके बाद कोई भिन्न स्वर आवे, भिन्न स्वर में कौन सा, कोई सा भी आ जाए, ठीक है, कोई सा भी भिन्न स्वर आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, कोई भी, यानी इनको छोड़ करके अगर ये सेम आ गए तब तो क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन अगर भिन्न स्वर आएगा तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक, ये यण संधि होगा, ई को यणची। तो या से याद रखिएगा, यणच, ई को यणची, यानी ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यण संधि उदाहरण देख लीजिए, जैसे अतिधन आचार, तो अत्याचार, यानी ता आधा ता हो गया और आ का या मतलब ई का या हो गया, और ये जो ता था वो, क्योंकि ता तो देखिए कोई शब्द कैसे वर्ण जो होता है, वर्ण कैसे बनता है, जैसे मान लो ता लिखा है तो ये ता का मतलब हुआ ये आधा ता हो गया प्लस आ। ठीक है, ये होता है, यानी कि अगर इसके साथ ये ती लिखा है, मान लो ये ती, तो इसका मतलब हुआ आधा ती और इधर प्लस ये आपका छोटी ई, तो ये क्या हो गया, टी। ठीक है, तो वही यहाँ चीज़, यहाँ पे आपको समझने की बात है कि अतिधन आचार का अत्याचार, अतिधन अधम का अत्यधम। ठीक है, अतिधन ऊष्म का अत्युष्म। अब ऊ का बड़ा ऊ और यहाँ पे ई है ना, ऊष्म है तो अत्युष्म हो जाएगा। मनुधन अंतर मनवंतर, ये देखिए ऊ का वाह हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे वाह, यहाँ ऊ है यहाँ पे वाह हो गया, आ मिल गया। तो वधु ऊ और आगमन यहाँ पे तो क्या हो गया, वध्वा वाह वध्वागमन। ठीक, ये क्या हो गया, ई को यणची। ठीक, यण संधि हो गई। इस तरीके से देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे सुधन आगत स्वागत। ठीक है, पितृधन अनुमत पितृनुमत, ये पितृनुमत, गुरुधन आदेश गुरुआदेश, है ना। इस तरीके से इसका जो नोट पॉइंट है वो कैसे हम देखेंगे, इसका जो नोट पॉइंट है, अगर शब्द के बीच में आधे अक्षर के बाद, यानी कोई आधा अक्षर हो, चाहे वो कोई सा भी आधा अक्षर हो, उसके बाद या, वा या रा, ये तीन अक्षर दिख जाए, आधा अक्षर हो और उसके बाद या, रा, वा ये दिख जाए, तो यण संधि समझिएगा। जैसे अगर मान लो ये शब्द आपने देखा, ये अत्याचार कहीं लिखा है, तो अब त्या आधा ता लिखा है ना यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ रहा है, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये यण संधि हो गया। यहाँ भी देखिए व्यायाम को कैसे, वी धन आयाम व्यायाम। देखिए संधि में दोनों टाइप का आता है, संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिएगा संधि विच्छेद भी पूछता है, ये मत समझिए कि सिर्फ संधि पूछेगा, संधि विच्छेद भी आपको आनी चाहिए। तो कोई शब्द देखिए तो उसको तोड़ के देखिए, कोई सा भी, जैसे अध्यक्ष देखा तो अधिधन अक्ष, तो क्या हो गया, अध्यक्ष। आधा ये धा बचा और ई का या हो गया, क्योंकि ई और ये आ मिला तो या हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ऊ के साथ मिला तो वाह हो जाता है। ठीक है, और री के साथ अगर मिला तो क्या हो जाता है, रा।
तो ये याद रखना, ई को यणच में अधिधन अयन अध्ययन, ठीक है, अधिधन अयन अध्ययन, भ्वंत का भूधन अंत भ्वंत, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। ये हो गया। जो स्वर संधि का जो आखिरी प्रकार है वो है अयादि संधि। अयादि का क्या होता है, एचो यायावाह, ठीक है, एचो या वायावाह करके ऐसे करते हैं, यानी एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन सा आता है, ए ओ, ए ओ ए औ, ठीक है, ये अच प्रत्याहार। तो इसमें क्या है कि इसके बाद अगर क्रमशः मतलब कोई भिन्न स्वर आवे, यानी कि ई आ गया, आ गया, बड़ा आ गया, छोटी बड़ी, तो अगर वो भिन्न स्वर आएगा तो ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, ठीक है, और ओ का क्या हो जाता है, आओ। तो आय और आओ के किसी भी शब्द में आय आओ, और अगर बड़ा जैसे यहीं पे आय होता और आओ होता तो ये आय हो जाता और आओ हो जाता, बड़ा हो जाता। यानी कि अगर किसी शब्द में आय आय आओ आओ ये चार शब्द का बोध हो, मतलब इसका उच्चारण में आपको समझ में आए, तो आप इसको अयादि संधि मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ने धन अन, यानी कि अब यहाँ पे ने धन अन में क्या आया, एक तरफ ए आ रहा है और आ रहा है, तो क्या हो जाता है, औ औ हो जाता है कि नहीं हो जाता है, औ, ठीक है, ने धन अन, तो ये हो गया औ, यानी कि नयन, ठीक है। ओ धन अन पवन, गय धन अक गायक, पौ धन अन पावन। यानी कि अगर जैसे अन, अय और आय, ठीक है, औ और आओ, ये ऐसा कहीं बोध हो किसी शब्द में तो वो अयादि संधि है। ध्यान ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे नयन, पवन, गायक, पावन, ये सब क्या है, ये सब है अयादि संधि। जैसे ये दिया हुआ है ना इसमें, ये इसका जो नोट पॉइंट है यही है, शब्दों में अय, आय, आओ, ये सब अगर आए तो क्या होगा, वो अयादि संधि होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आज आपको स्वर संधि पूरा बता दिया, ठीक है। स्वर संधि में 5 प्रकार मैंने आपको बताए, कौन कौन से, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ, गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ठीक है, फिर यण और अयादि। इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्रम याद रखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और आपको मतलब करने में भी, पहचानने में भी, संधि पहचानने में भी आसानी होगी, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है, कैसे आते हैं प्रश्न वो भी देख लीजिए। ये देखिए इसमें कैसे प्रश्न आया हुआ है, देखिए मातृधन, ये मातृनाम का संधि विच्छेद पूछा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सिर्फ न बल्कि आपको संधि पहचाननी है बल्कि आपको संधि विच्छेद भी बताना है। तो शब्दों को तोड़ कर देखिएगा। जैसे अब मातृनाम का क्या होगा, संधि विच्छेद, पहले तो बताइए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि आपको दीर्घ संधि मिलेगी। क्या मिलेगी, दीर्घ संधि। और इसका जो करेक्ट जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, मातृ, मातृधन ऋणाम, ठीक है। री यहाँ भी आएगा और यहाँ भी री, तो दोनों अगर री और री मिल के, ठीक है, री और री मिल के करेंगे तो मातृणाम बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मातृणाम, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें संधि भी याद रखिएगा कौन सी है, दीर्घ संधि, ठीक है। ये हो गया एक प्रश्न। अब इसमें देखिए नयन, अभी तो, लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि कोई शब्द जैसे ये आए, आओ या आय, ये सब ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो वो संधि कौन सी होगी, पहले बताइए। वो संधि अयादि संधि होगी। नयन, पवन, पावक, गायक, ठीक है। तो अब इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि, संधि तो बता, संधि नहीं पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है। तो ने धन अन, अभी मैंने बताया ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, 2 मिनट पहले भी नहीं, एक मिनट पहले, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, समझने की जरूरत है। नयन में कौन सी संधि, तो अगर संधि पूछे तो अयादि संधि, और इसका जो संधि विच्छेद पूछे तो ये क्या होगा आपका, नेधन अन, नयन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सदा धन एव, सदैव, अब इसमें संधि पूछ लिया है कि संधि कौन सी है, तो सदा धन एव, यानी कि सदा धन एव, तो क्या हो गया ये, सदैव, क्या हो गया, सदैव। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या बदला जा रहा है, इसमें कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है, वृद्धि संधि होगी कि यण संधि होगी। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, यण में, गुण में, ठीक है। तो आप उसको
किस तरीके से समझेंगे। जैसे सदा आप में आ आया, ठीक है, इधर क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। तो मैंने वृद्धि रेच में क्या बताया था, वृद्धि रेच में मैंने बताया था कि अगर आ के बाद, यानी आ के बाद अगर ए आवे तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और आ के बाद अगर आय आय आएगा तो भी आय हो जाएगा। ठीक है, अगर ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, और औ आएगा, प्लस प्लस कर दे रहा हूँ इसीलिए, तो भी औ हो जाएगा। तो ये क्या है, वृद्धि रेच, यानी कि वृद्धि हो जा रही है। यानी एक मात्रा यहाँ पे आपको सदा, अगर इसका संधि विच्छेद करके देखिए, सदा धन एव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था इसको वृद्धि रेच में। ठीक है, तो ये आ, यहाँ पे आ आया और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, तो ये वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसमें आय हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सदैव। ठीक है, तो क्या होगा, ये वृद्धि संधि होगी। ठीक, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। आई होप कि मैंने मतलब आपको अच्छे तरीके से समझाया है और आई होप कि समझ में भी आया होगा। आपको समझ में नहीं आया हो तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको संधि समास ये सब समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।